हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, आज हमें एक नई यूनिट शुरू करनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास की हमारी यूनिट है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है सभी बच्चों को पता है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबको आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी। तो जेनेटिक्स यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट जेनेटिक्स। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में किसने बताया है। तो जेनेटिक्स जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स के फादर किसको कहा जाता है? जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है किसको? ग्रीगर जोहन मेंडल को। ग्रीगर जोहन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स है क्या? जेनेटिक्स है स्टडी ऑफ जीन। ठीक है, जीन की हेल्प से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरी जनरेशन में। कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने क्या लिखा है? ग्रीगर जोहन मेंडल। तो इसका बर्थ कब हुआ? बर्थ ईयर पूछा जाता है बेटा। 22 जुलाई 1822। फिर हमसे इसका डेथ ईयर पूछा जाता है, डेथ कब हुई थी? 1884। अब इसने काम क्या किया था? किसके ऊपर काम किया था? इसने अपना वर्क किया था पी प्लांट पे। पी प्लांट, साइंटिफिक नेम क्या है पी प्लांट का? पायसम सैटिवम, साइंटिफिक नेम है ये पी प्लांट का। ठीक है, लगातार कितने टाइम पीरियड तक उसने पी प्लांट पे वर्क किया? उसका वर्क जो था उसने कितने टाइम पीरियड तक किया? लगातार 6 साल तक उसने काम किया। पर जब तक वो जिंदा था तब तक उसके काम की सराहना किसी ने भी नहीं की। उसकी डेथ के भी 16 इयर्स के बाद उसका काम जो है उसको दोबारा से रीस्टडी किया गया, तब जाकर के जो भी उसने अपना वर्क किया था उसको सक्सेस मिली। आफ्टर 16 इयर्स ऑफ हिज डेथ, जब उसकी डेथ के 16 इयर्स हो गए 1884 के बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए बेटा। कौन कौन से? कॉरिन्स, ह्यूगो डी ब्राइस एंड टिस्मार्क। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के दोबारा से जो उसका वर्क था उसको दोबारा से फिर से पूरे के पूरे काम के एक्सपेरिमेंट जो भी थे सबको दोबारा करवाया। तब उन्होंने देखा कि मेंडल ने जितना भी वर्क किया है वो बिल्कुल सही किया है और उसका काम जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब 16 इयर्स के बाद जब उसकी डेथ हो गई तो इन्होंने काम किया, कॉरिन ने, ह्यूगो डी ब्राइस ने, टिस्मार्क ने, तब जा कर के जो मेंडल का वर्क था वो सक्सेसफुल हो गया। तो ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क सक्सेसफुल नहीं हो पाया था? तो एक बार रीज़न देख लेते हैं। Why Mendel work was not सक्सेसफुल। मेंडल ने जो अपना वर्क किया था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो क्या क्या रीज़न थे?
फर्स्ट रीज़न उसका क्या था? नॉट प्रॉपर पब्लिकेशन। जब तक किसी भी काम को अच्छे तरीके से हम पब्लिक के सामने नहीं लेकर आते तब तक उस काम की सराहना नहीं होती। तो मेंडल का वर्क बड़ा अच्छा था पर उसने अपने वर्क का पब्लिकेशन अच्छे से नहीं किया। दूसरा रीज़न क्या था कि मेंडल जो था वो मैथमेटिशियन था। अब बायोलॉजिस्ट जो थे वो उसके काम को नहीं सराह रहे थे। बायोलॉजिस्ट का कहना था कि ये मैथमेटिशियन है और ये बायो के अंदर कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो सेकंड रीज़न क्या था? बायोलॉजिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज वर्क। एक थर्ड रीज़न क्या था? थर्ड रीज़न था फैक्टर्स। मतलब मेंडल्स ने क्या कहा कि भाई जो कैरेक्टर एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और उनको नाम क्या दिया था? डिस्क्रीट्स यूनिट्स का नाम दिया था। डिस्क्रीट्स यूनिट्स का नाम दिया था। तो एक तो क्या था, प्रॉपर पब्लिकेशन नहीं किया, बायोलॉजिस्ट नहीं मान रहे थे कि वो कुछ अच्छा कर सकता है। फैक्टर्स का नाम दिया किसको? जो कैरेक्टर हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं, जिस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहे हैं, डिस्क्रीट्स यूनिट्स के फॉर्म में। तो इनकी वजह से क्या था, उसका वर्क जो था वो अच्छे तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाद में उसका वर्क जो है वो अच्छा खासा सक्सेसफुल हुआ। तो उसके क्या रीज़न थे? उसके सक्सेस के क्या रीज़न थे? सक्सेसफुल हो गया वर्क, क्या रीज़न थे? फर्स्ट रीज़न क्या था? लार्ज सैंपल यूनिट्स। उसने जो अपना काम किया था उसमें उसने लार्ज सैंपल यूनिट का यूज़ किया था, पी प्लांट का यूज़ किया था। तो पी प्लांट्स में सीड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो मतलब सैंपल उसके पास बहुत सारे थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो रेशो जो थी वो एक से नहीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से दिखा रहा था। तो सेकंड जो था वो क्या था? सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को उसने लिया था और 7 कैरेक्टर को लेकर के फिर उसने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। तो जो भी उसने कैरेक्टर लिए थे उन सभी कैरेक्टर से जो रेशो थी वो बिल्कुल फिक्स रेशो आ रही थी। F1 जनरेशन की क्या आनी चाहिए, F2 जनरेशन की क्या आनी चाहिए। तो जिसकी वजह से क्या था कि उसका काम जो था उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता था। थर्ड पॉइंट क्या था? यूज़ डाटा एनालिसिस। अब वो मैथमेटिशियन था तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी करता था वो। तो उसने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, 6 साल उसने लगातार जो भी काम किया था उसको एक बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके उसने अपने काम को दिखा रखा था, जिससे क्या था कि उसके काम को आसानी से, उसके एक्सपेरिमेंट को आसानी से समझा जा सकता था। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से उसका वर्क जो था वो बाद में सक्सेसफुल हुआ। फोर्थ पॉइंट, नो लिंकेज यूज़। नो लिंकेज यूज़। अब उसने जब लगातार 6 साल काम किया तो उसने हर जनरेशन में ऐसा नहीं कहा कि जो जिन ट्रांसफ़र हुई थी वही आगे ट्रांसफ़र होएंगी, अगेन वही आगे ट्रांसफ़र होएंगी। तो उसने लिंकेज को नहीं बताया। उसने कहा कि वेरिएशन आती हैं, वेरिएशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हर जनरेशन में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये कुछ एक रीज़न थे उसके सक्सेसफुल होने के, ये कुछ एक रीज़न थे उसके सक्सेसफुल ना होने के। अब नेक्स्ट जो है वो है कि भाई मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर ही काम क्यों किया, उसने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया और किसी प्लांट को क्यों नहीं लिया उसने। तो पी प्लांट को सिलेक्ट करने के रीज़न क्या थे? वाई मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट। पी प्लांट्स को ही उसने क्यों सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वो बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाता है, इजीली अवेलेबल। सेकंड पॉइंट क्या था कि उसमें सेल्फ एंड क्रॉस दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हैं।
सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकती है क्योंकि पी प्लांट जो है वो बायसेक्सुअल होता है। थर्ड पॉइंट, लार्ज सीड्स प्रोडक्शन, सीड्स का प्रोडक्शन पी प्लांट में बहुत ज़्यादा होता है, तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पी प्लांट जो है उस पर आसानी से 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जा सकता था। फिफ्थ पॉइंट, सीड्स डू नॉट शो डोरमेंसी, डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज, ठीक है। तो पी प्लांट के जो सीड्स हैं वो डोरमेंसी शो नहीं करते एक लंबे टाइम पीरियड तक, तो जब तक डोरमेंसी शो नहीं करेंगे तब तक कोई इनएक्टिव पीरियड नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब तक इनएक्टिव पीरियड नहीं आएगा उसका जर्मिनेशन हो सकता है, तो एक लंबे टाइम पीरियड तक उन पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है। स्मॉल लाइफ स्पैन 3 to 4 वीक्स, पी प्लांट का लाइफ स्पैन जो है वो काफ़ी छोटा होता है, लगभग 1 मंथ का। तो 1 मंथ का होता है, 1 मंथ में वो स्मॉल से लेकर के ओल्डर एज तक पहुंच जाता है और डेथ हो जाती है पी प्लांट की। तो इसका मतलब कि 6 साल में कितने सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते थे। एक नया पी प्लांट बनेगा, मैच्योर होगा, उसके ऊपर जो सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन होगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते थे। पूरा लाइफ स्पेन जो प्लांट का वो देखा जा सकता था, पूरे लाइफ स्पेन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो अच्छे तरीके से वो देख सकता था। स्मॉल लाइफ स्पेन होने से ही प्लांट जो है उसमें क्या क्या वेरिएशन आती हैं अलग अलग स्टेज पर, वो सारी चीज़ें वो आसानी से देख पा रहा था। तो ये रीज़न थे कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब एक बार देखते हैं कि जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो थे वो कौन कौन से थे। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रखे थे, तो इधर हम लिख लेते हैं कैरेक्टर्स को कि कौन कौन से कैरेक्टर्स को उसने सिलेक्ट किया था। एक तरफ लिख लेते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर को, डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। एक तरफ हम लिख लेंगे रिसेसिव को, रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। यहाँ हम कैरेक्टर्स को लिखेंगे। तो कौन कौन से कैरेक्टर थे हमारे। फर्स्ट हाइट, हाइट का कैरेक्टर। अब हाइट में डोमिनेंट किसको लिया, टॉल को लिया। किससे लिखा, कैपिटल टी से लिखा। रिसेसिव में किसको लिया, ड्वार्फ को लिया। किससे लिखा, स्मॉल टी से लिखा। दूसरा कैरेक्टर पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन कैसे हो सकती थी, या तो एक्सिलरी कैपिटल ए से लिखा, या फिर टर्मिनल, टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर हो सकते हैं, ए से लिखा। थर्ड कैरेक्टर कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स का कलर कैसा था। तो या तो फ्लावर्स जो थे वो कैसे थे, पर्पल कलर के, कैपिटल पी से लिखा, या फिर फ्लावर्स जो थे वो कैसे थे, वाइट कलर के, स्मॉल पी से लिखा। नेक्स्ट कैरेक्टर शेप ऑफ पोड, पोड की शेप कैसी थी, या तो कैसी थी इन्फ्लेटेड, किससे लिखा, आई से, या फिर कैसी थी कंस्ट्रक्टेड, किससे लिखा, स्मॉल आई से लिखा। अगला कैरेक्टर कलर ऑफ पोड, पोड का कलर कैसा लिया था, या तो ग्रीन कलर कैपिटल जी से, या फिर येलो कलर स्मॉल जी से। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लिया था उसने सीड्स का कलर, सीड्स का कलर कैसा लिया था, येलो कैपिटल वाई से, एंड ग्रीन स्मॉल वाई से। लास्ट कैरेक्टर जो था वो था
सीड्स की शेप कैसी ली थी, या तो राउंडेड तो कैपिटल आर से, या फिर व्रिंकल्ड को स्मॉल आर से। तो ये जो थे ये थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। टॉल, ठीक है, हाइट के लिए, इस तरह से फ्लावर्स की पोजीशन के लिए, फ्लावर्स के कलर के लिए, सीड्स की शेप के लिए, सीड्स के कलर के लिए। तो मतलब ये सारे के सारे कैरेक्टर ले करके फिर उनके एक्सपेरिमेंट किए थे, क्रॉसिंग करवाई थी, रेशो को देखा था। F1 जनरेशन में रेशो क्या होगा, F2 जनरेशन में रेशो क्या होगा, क्या जो एक बार कैरेक्टर हमने लिए, जैसे हाइट का कैरेक्टर लिया, क्या रेशो जो है वो F1 जनरेशन में जो भी आएगा हमारा, क्या हम किसी दूसरे कैरेक्टर का ऐसे ही क्रॉस करके निकाल लें तो F1 जनरेशन में क्या रेशो सेम आएगा। तो ये सारी चीज़ें उसने देखी, F1 F2 जनरेशन का रिजल्ट देखा, फिनोटाइप और जीनोटाइप का। तो ये थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उम्मीद है बच्चों बहुत बेसिक था ये, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।